हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिकल काइनेटिक आपका 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक, अब काइनेटिक का मतलब क्या है बेटा? आपका मोशंस, मतलब कुछ मोशन आपका हो रहा है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का मतलब कुछ मोशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा बेटा। देखते हैं इसमें कितने टॉपिक और हो पाते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, जैसे हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आर वार का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? हम क्या पढ़ेंगे फिर? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशंस। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। जैसे हमें केमिकल काइनेटिक में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको 3 बातें बताता हूँ भाई। ठीक है, 3 बातें क्या क्या? वो अभी केमिकल काइनेटिक में हम या किसी भी केमिस्ट्री में या लैब के दौरान हम ऐसी रिएक्शंस को नहीं पढ़ते जो आपकी बहुत ही लंबे टाइम पीरियड में जाके ख़त्म हो, या हम ऐसी रिएक्शंस को भी नहीं पढ़ते बेटा जो आपकी बहुत ही कम टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपका अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे NaCl प्लस में AgNO3। ठीक है, NaCl प्लस में AgNO3, यहाँ से क्या निकल गया बेटा? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? AgCl प्लस में NaNO3। क्लियर? अब इस रिएक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो 10⁻⁻6 सेकेंड बताया गया। ठीक है, तो इतना कम टाइम पीरियड की रिएक्शन भी हम बेटा कभी नहीं पढ़ते, ना ही पढ़ी जा सकती। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम नहीं पढ़ते जो कि रिएक्शन नॉट रीड, जो कि आपकी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमें सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या? ऐसी रिएक्शन को भी नहीं पढ़ना जो आपकी कई महीनों में जाके या कई आपके हफ्तों में जाके ख़त्म होती है। जैसे कि जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन के बारे में बेटा हमें स्टडी आपकी नहीं करनी होती। ठीक है, अब ये दो टाइप की रिएक्शन तो हमें नहीं पढ़नी होती। और तीसरे टाइप की रिएक्शन जो पढ़नी होती है, जैसे कि N2 प्लस में 3H2 आपका क्या बनेगा बेटा? 2NH3 अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्शन आपके कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस हमें केमिकल काइनेटिक के अंदर पढ़नी होती है। क्लियर? ये तो आपकी बेसिक बात थी बेटा जनरल केमिकल काइनेटिक में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है? हम स्टार्ट करते हैं कि आपका एवरेज रेट से। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में बेटा क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी है और कौन सी रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मैं इन सभी टॉपिक्स को एक बार साफ करता हूँ बेटा। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैं जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू आपसे बताता हूँ भाई। ठीक है, जैसे 2A प्लस में 3B टेंड्स टू 4C, एक जनरल रिएक्शन लिखी मैंने आपकी। ठीक है, कि हमने कितना रिएक्टेंट लिया और कितना हमारा प्रोडक्ट आपका बन रहा है। क्लियर? अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज भी लगा सकते हैं हम, एवरेज पढ़ रहे हैं तो। और इस ROR रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ROR। क्लियर? अब मेरे को आप एक बात बताइए, जो आपका रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट से ही कोई चीज़ आपकी प्रोडक्ट बनती होगी। क्लियर? ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन गया। पहले आप कुछ रिएक्टेंट लेते हो, और रिएक्टेंट का टाइम के अनुसार, समय के साथ जो भी आपकी इसकी कंसंट्रेशन है A की B की, वो समय के साथ क्या होती है? कम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो मेरे को, तो जितना भी, जैसे A है आपका, इसके आगे जितनी वैल्यू लिखी है उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए क्या रूल होता है बेटा? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है और ये समय के अनुसार क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। तो -1/, और जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे, -1/A, और जो आपका A की कंसंट्रेशन है वो आप समय के अनुसार ऐसे लिखेंगे, डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T आपका, इजिकल टू में सेम रिएक्टेंट साइड है तो -1, माइनस इसलिए लिया रिएक्टेंट साइड है, समय के अनुसार घट रही है, तो -1/3 डेल्टा B डिवाइड बाई डेल्टा T बेटा। क्लियर?
और लास्ट में हम इज इक्वल टू में क्या लेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4, तो हम लेंगे प्लस का +1/4 आपका dc/dt। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा किसी भी रिएक्शन को ऐसे फाइंड आउट करने के लिए। अब एग्जाम में आपको ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू, इन तीनों में से कोई आपकी 2 दे देगा, आपसे तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। और जो भी आपको आंसर आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे एग्जामिनर या रेट ऑफ आर होगा, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आपका जो प्रोडक्ट साइड आपका बन के आ रहा है। जैसे मैं कोई आपको न्यूमेरिकल दूं तो और मैं आपको सी की कंसंट्रेशन पूछ लूं, तो इसका मतलब मैं आपको अपीयरेंस पूछ रहा हूं जो आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या मैं ए की पूछ लूँ या बी की पूछ लूँ, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जब इसके बाद को हम देखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपका, जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस आपको मैं पूछूँ आपको सी का, क्योंकि सी ही तो बना है ना प्रोडक्ट साइड, तो सी का जब भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस बताएंगे, आप हमेशा मोड लगा के आंसर बताएंगे भाई। जैसे डेल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, तो डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा। सेम ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर आपका मैं पूछूं, मान ले ए का पूछूं, तो ए का आपको आंसर देना है तो डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी देना बेटा। क्लियर। ये तो रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसके बारे में रहेगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट में और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है बेटा। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे आपको नाम से ही पता है कि उसी टाइम का रेट, सडन, तुरंत, समझे, ऑन द स्पॉट आपसे पूछे तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में आपको बुक्स में देखने को क्या मिलेगा, इस डेल्टा की जगह बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, डी। इस डेल्टा की जगह क्या देखने को मिलेगा, डी, और यहाँ पर मैंने डी लिखा हो पहले, समझे। तो और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेम डी, सेम डी, और यहाँ पर भी डी बेटा, और यहाँ पर भी डी। बस इतना सा डिफरेंस आपका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। क्लियर स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, इसकी एक्चुअल में यूनिट क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। अभी तो ये इंस्टेंटेनियस रेट बन गया, इससे पहले वाला जो था आपका, वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। क्लियर स्टूडेंट। ये इंस्टेंटेनियस रेट आपका सारा। नेक्स्ट हमें क्या देखना बेटा, नेक्स्ट हमें देखना आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं बेटा। अब जैसे आपने कोई ए से कोई प्रोडक्ट बनाया, क्लियर, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आर ओ आर लिखूंगा भाई। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ घट रही है और प्रोडक्ट साइड आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। लिख भी लो यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद टाइम, समय के साथ, चाहे वो घट रही है चाहे वो बढ़ रही है, ठीक है। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन की हमें क्या कर निकालना बेटा, यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो यूनिट निकालेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है। और डायरेक्टली को हम ना भी लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम के बराबर, क्योंकि समय के साथ कंसंट्रेशन घट रही है बढ़ रही है, उसी के ऊपर तो रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। अब टाइम अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, कम होगा, जैसे कि आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कंसंट्रेशन आपका एक तरह से मोलैरिटी होता है आपका। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या होती है बेटा, लीटर। क्लियर स्टूडेंट। और उसके बाद टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड, ठीक है। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या निकल गई बेटा यहाँ से, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप उतार लें बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रेट लो। क्या पढ़ेंगे बेटा, रेट लो। थर्ड टॉपिक रहेगा आपका रेट लो। रेट लो, मैं इसको साफ कर देता हूं ऊपर, ठीक है। अब रेट लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक्चुअल में, ठीक है।
रेट लो आपका, जैसे मैं फिर से कोई एग्जांपल लेता हूँ, 2a प्लस में 3b टेंड्स टू 4c। क्लियर। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, तो आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन मैं ये लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन की शॉर्ट टर्म लिखी मैंने, CONC का मतलब कंसंट्रेशन। क्लियर। अब जैसे ही मैं इस डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाऊंगा तो हमें मेरा ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन जो आपकी स्टोइकोमेट्री वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं, ना बी की पता हमें, तो ए की नहीं पता तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है किसी भी रिएक्शन का रेट लो ऐसे लिखा जाता है। और ये आपका एक्स वाई क्या है जो मैंने पावर में लिखा है, ये एक्स और ये वाई। एक्स प्लस वाई आपका बताता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, एक्स वाई की जो हम एडिशन करते तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंटली सोल्व, न्यूमेरिकल्स के साथ, इसके अलग अलग न्यूमेरिकल होते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं जब हमें ये रेट लो पता लगता है। और के आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट। इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली सोल्व करते हैं जब हमारा रेट लो निकलता है। क्लियर। तो रेट लो के बारे में एक बार ये छोटा सा एक्सप्रेशन आप उतारें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, ये वाला रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ेंगे, एक्चुअल में रेट कांस्टेंट क्या है और रेट कांस्टेंट हमें क्या बताता है बेटा, ठीक है। रेट कांस्टेंट हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, उसकी यूनिट्स बताता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी से आपका सी बन रहा है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट की मैं क्या निकालने जा रहा हूँ बेटा, यूनिट। सभी याद रखेंगे, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हम किसी रिएक्शन का हमें लिखना होता तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपका, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। इतना पता है आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा तो मैं लिखता हूं के, और यही के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट। और कंसंट्रेशन किसकी, ए की और बी की। सपोज करो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन आपकी एक्स मान ली और बी की कंसंट्रेशन मैंने मान ली वाई, ठीक है। और ए देयरफॉर ए की कंसंट्रेशन बी के बराबर है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो ए और बी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर नहीं हो गया, तो क्या ये मेरा फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के बराबर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम इसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको भी उतार लें। अभी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अभी हमारा क्या एक्सप्रेशन निकला, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की खुद की यूनिट हमें क्या पता है कि आपका, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर ए और यहाँ पर बी करके लिखूँ, एक्स और वाई, इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो के की हमें यूनिट निकालनी बेटा, तो क्या इसका फार्मूला ये नहीं हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। क्लियर स्टूडेंट। ए की और बी की आपके डिवाइड में चला गया ये, ठीक है। ये मैं नीचे ले गया, ये के को मैंने यहाँ पर रख लिया और इस पूरी कंसंट्रेशन को मैं डिवाइड बाई ले गया। क्लियर। इसमें किसी को डाउट, दोबारा चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। अभी जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़े, मतलब इससे थोड़ी देर पहले हमें क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है आपका, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, ठीक है, और आपका सेकेंड इनवर्स। क्लियर। अभी पीछे पड़ गया है, ठीक है। और ए भी आपका क्या है, कंसंट्रेशन है, तो ए कंसंट्रेशन है, तो क्या मैं ए को ये लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर डिवाइड बाय एक्स। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर डिवाइड बाय वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो ए बी सी डी ई एफ कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मतलब इस रिएक्टेंट साइड मैंने तो ए और बी लिया है, होने को तो और भी तो रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं, तो हम एन नंबर मान के चलते हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ,
मोल डिवाइड बाय लीटर सेकंड इनवर्स, और इस जो आपका ये डिवाइड बाय था, क्या मैं इसको टोटल ये लिख सकता हूँ मोल डिवाइड बाय लीटर की पावर n। भाई x है, y है, अप टू n तक हो सकता है, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके मैंने n लिख दिया, इसकी पूरी पावर। x प्लस वाई करूँगा तो x प्लस वाई करना क्या मतलब, हमें ये पता ही नहीं कितनी है, a है, b है, ठीक है। तो ऐसे अप टू n तक हो सकते हैं आपके रिएक्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन। तो ये जो आपका नीचे मोल लीटर है, ये भी मोल लीटर। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या मेरा फार्मूला ये निकल के नहीं आएगा, मोल डिवाइड बाय लीटर, ऊपर पावर थी इसकी 1, ये जाएगा ऊपर से, तो 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। क्लियर। अब यहाँ से आपका क्या फार्मूला निकल के आएगा, मोल लीटर की पावर -1, 1 माइनस n इस पूरे की पावर और सेकेंड इनवर्स। ये आपका फार्मूला रहेगा बेटा। इस सेकेंड इनवर्स को आप थोड़ा गैप में लिखें, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। ये आपका फार्मूला रहेगा किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकालने का। n आपका क्या है यहाँ पर, n आपका बताएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे 1 है, अभी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतारें भाई। ये यूनिट थी हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है। अभी मैं आपसे जो मेरा फार्मूला निकला, क्या निकला, यूनिट ऑफ रेट को कांस्टेंट की यूनिट ऑफ के क्या निकली, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट। अब जैसे ये हमारा निकली तो मैं कहता हूँ आपको n इजिकल टू 1। जैसे मेरा कोई क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब उसका ऑर्डर कितना है 1, तो n इजिकल टू 1 का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करना, एक बार आप 1 मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो जिसकी पावर आपकी, जैसे मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 0 सेकेंड इनवर्स। तो मैथमेटिक्स का रूल है, किसी की पावर 0 होती है तो आपका 1 के बराबर होता है, और यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है। ऐसे आप n की वैल्यू 2, 3, 4 जितनी पुट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल के आएगी। क्लियर। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है, सेकंड ऑर्डर दिखाता है, थर्ड ऑर्डर दिखाता है, ये सब। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। आप यहाँ से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स और आपका 1 शॉट टाइप वीडियो है जिसमें आपका पूरा लेक्चर करवाया जा रहा है। जो आधा लेक्चर बच जाएगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले आएंगे, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, और कुछ ग्राफ्स आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट, फैक्टर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे, प्रभाव डाले इसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ बेटा टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो आपका रिएक्शन आपका बहुत जल्दी फास्ट होता है। सेकंड फैक्टर मैं लेता हूँ यहाँ पे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका निकल, प्लेटिनम, पैलेडिनम, और भी हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट का क्या रोल होता है बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द रिएक्शन, इट ओनली द इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ओनली इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है आपका स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर, कैटलिस्ट। थर्ड थिंग में आपके एक फैक्टर और ले लो भैया, आपका यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे 1 किलो आपका शुगर, किसमें, पाउडर फॉर्म में, और 1 किलो शुगर आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब पाउडर फॉर्म आपका एरिया ज़्यादा जगह को कवर करता है या सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा बेटा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 3 फैक्टर, और एक फैक्टर और बताते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप। सपोज करो कोई रिएक्शन की स्टेट है, वो आपकी गैसीय स्टेट में है, वो आपकी लिक्विड स्टेट में है, वो आपकी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है।
तो इन तीनों स्टेट में होने के कारण कौन सी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? गैसियस रिएक्शन का ऑब्वियसली, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉल एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन तीनों फैक्टर की वजह से आपका गैसियस का रिएक्शंस का आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर स्टूडेंट? अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक काफ़ी लंबा डेरिवेशन रहेगा आपका, इसको आप ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप नाम ही जीरो है, तो सपोज करो मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, ए से कोई आपका प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। ठीक है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा और ये रिएक्टेंट साइड है, तो क्या मैं माइनस नहीं लिखूंगा? माइनस और इसका कुछ नहीं है, तो स्टाइकोमेट्री वैल्यू आपका डिवीजन में -1 आएगी, माइनस ऊपर और 1/1। और हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब डी/dt। क्लियर? दूसरा इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या ले सकता हूँ बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन तो हमारी जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसकी पावर जीरो, जिसकी पावर जीरो मतलब वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जिसकी पावर जीरो, और क्या मैं इसको रेट, इस डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? के, और इसकी वैल्यू आपको पता है मैथमेटिक्स में 1 होती है। तो एक मेरे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई, एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर स्टूडेंट? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो बेटा? इक्वेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर स्टूडेंट? अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब आप इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो? इक्वेट। दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? -dA/dt = K। क्लियर? अब सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा? इस माइनस को उधर भेज दो और dA को आप रखो यहाँ पे, और इस dt को भी आप उधर भेज दो, -K/dt। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ तक आप एक बार नोट करें, इसके बाद मैं इसको साफ करके फर्दर आगे लिखता हूँ। ठीक है, तो dA = -K/dt। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार। ठीक है, तो dA = -K/dt, इस इक्वेशन का नाम दे दो बेटा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अप्लाई इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जैसे आपको मैथमेटिक्स में पता है, उसका सिंबल क्या होता है? जैसे हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई है -K/dt, ये आपका सिंबल रहेगा बेटा इंटीग्रेशन का, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेशन को हमें लगानी पड़ती है यूनिट। अब ए है, ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी क्या रहेगी? ए की आपकी 0 to A। क्लियर? और इधर आपका टाइम का इंटीग्रेशन, के तो कांस्टेंट, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये तो मैंने बाहर रख दिया इसे। और आपका टाइम का क्या रहेगा बेटा? 0 से T, तो ये आपकी यूनिट रहेगी। क्लियर? अब 0 से A की बजाय आप A0 से A भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम A0 से A ही लिख लो बेसिक से, आप इसको A0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, A0 से आपका A, इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैं सोल्व करता हूँ आपका न्यूमेरिकल, मतलब आपका एक्सप्रेशन dA, आपने यूनिट लगा दी A0 से A। क्लियर स्टूडेंट? अब dA का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? आपका होता है A, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका A। अब A की पावर जो यूनिट होती है A0 से A = -K, और T का इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका dt का T, और इसकी यूनिट लगा दी मैंने 0 से T। क्लियर? अब जैसा कि आपको पता है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, मतलब नीचे वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्लियर? अब एक बार तो पर हमें पुट करनी पड़ती है अपर लिमिट, तो क्या इसकी जगह पर मैं A, मतलब इसी की जगह पर आपको पुट करनी पड़ेगी यूनिट है। ध्यान से देखें, A - A0 = माइनस लगाते हैं हम, और माइनस के बाद हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं इसी की जगह पर, तो इसीलिए मैंने A - A0 लिखा है। ठीक है, = आपका क्या है? -K तो आपका बाहर है, और टाइम की लिमिट क्या है? एक बार T अपर लिमिट, और 0 तो है ही, तो T -0 रहेगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसको साफ करके लिखूंगा।
तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आया, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ए इज इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये आपका फाइनल फार्मूला निकल के आया बेटा। इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्लियर। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस फार्मूले को याद रखना। उस फार्मूले से हम आपका जीरो ऑर्डर निकालें, उसका हाफ लाइफ निकालेंगे जीरो ऑर्डर की। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे मेरे पास फार्मूला अभी क्या निकल के आया, ए इजिकल टू ए नॉट माइनस के टी। क्लियर। ए आपका क्या था, फाइनल। ए नोट आपका होता है इनिशियल, मतलब इसके नीचे जो जीरो लगा रखी इसको मैं नोट बोल रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल फाइनल। अभी हाफ लाइफ की बात हो रही तो रिएक्शन पूरी हुई नहीं है, आधी हुई है। तो आधी रिएक्शन का मतलब ये है, आपके पास जैसे 100 रुपये थे, आपने 50 ही खर्चे तो आपके 50 तो बचेंगे। तो उसका 100 का आधा करना हो तो आप 100/2 ही तो करोगे, 100/2 ही तो करोगे, तो 50 तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इनिशियल का ही तो आधा किया ना आपने। तो ये मेरे पास फाइनल है, फाइनल रिएक्शन पहुंची नहीं, तो मैं एक ही जगह पर मेरे को इनिशियल जो आपका शुरुआत में थे उसी का तो आधा करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम भी आपका क्या लेना पड़ेगा आपको, टी से आपको टी हाफ। ये टी हाफ इसके इनटू में नहीं है, इसके नीचे है, याद रखना आप ये। तो इन दोनों ए की वैल्यू और टी की वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। क्लियर। अब इसका डाटा अगर आप पुट करोगे तो ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी हाफ, मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी, तो इस पूरे डाटा को आप इस तरफ ले आओ, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट, और ये उधर जाएगा तो माइनस ए नोट बाई 2, ठीक है। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेगो, क्या आएगा बेटा, 2a नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू में टी हाफ। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। 2a नोट माइनस ए नोट में से ए नोट बाई 2, ए नोट बाई 2 के टी हाफ। के टी हाफ यहाँ से हमने ऐसे कैसे लिखा, 2a नोट माइनस ए नोट बाई 2 में से ए नोट बाई 2। अब इसका टी हाफ जो है बेटा वो आपका निकल के कितना आया, ए नोट बाई 2 के, ये के में नहीं चलेगा। ये आपका सेकंड फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। ध्यान से देखें, ये आपका जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। इसका भी स्क्रीनशॉट उतार लें एक बार। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है सिलेबस में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के बाद हम नेक्स्ट आपका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये मान के चलो 50% चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ ही एक्सप्रेशन और आपके न्यूमेरिकल्स ग्राफ बचेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा इस चैप्टर में बेटा। क्लियर। अभी हम हेडिंग डालते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब पहला ऑर्डर। इसका भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है, ए से कोई पी बन रहा है, ठीक है। देखो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाता है तो दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बेटा, कोई आपका ए से पी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो सेम जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था, इसमें भी अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखना होगा तो दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली को हटाएंगे तो के इंटू में ए। एक तो इक्वेशन नंबर ये होगी। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगी बेटा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/1 डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, और डी ए बाई डी टी आपका कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही है। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से इक्वेट करेंगे हम, इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, आप इक्वेट करोगे तो दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर है। क्या मैं इस प्रोडक्ट साइड वाली रिएक्शन को या इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली को बराबर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने लिखा कि -DA बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। क्लियर।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप डी टी को उधर भेज दूँ और ए वाली कंसंट्रेशन को एक तरफ ले आते हैं और माइनस को भी आप उधर भेज देंगे, तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर। अब इस इक्वेशन पर अप्लाई होगा बेटा इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन की यूनिट आपको पता थी, एक तो आपकी कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगी आपकी, इनिशियल टू फाइनल। तो इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना होगा 1 बाई ए डी ए, यही तो लिखा मैंने। इसकी यूनिट रहेगी आपकी ए नोट से ए इज इक्वल टू माइनस के, इसकी लिमिट रहेगी आपकी 0 से टी और डी टी। क्लियर स्टूडेंट। अब 1 बाई ए का इंटीग्रेशन होता है आपका एल एन ए, जैसे कि इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा। ठीक है। एल एन ए, इसकी यूनिट क्या है बेटा, ए नोट से ए इज इक्वल टू में माइनस के और डी टी का आपका हो जाता है टी, लिमिट है 0 से टी। क्लियर। अब फिर से वही अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट को एक बार यहाँ पे पुट करेंगे, एल एन ए माइनस लगाएंगे और एल एन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, उसकी तो लिमिट टी है, टी पुट करो फिर माइनस 0, तो आपका टी तो आंसर आएगा। ठीक है, तो के टी। क्लियर। अब एल एन को आप चेंज करो बेटा लोगरिथम में, तो आप देयरफॉर करके एल एन ए को मैं लिख सकता हूँ, या एल एन को मैं खाली लिख सकता हूँ 2.303 लोग। क्लियर। एल एन की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे 2.303 लोग ए माइनस 2.303 लोग ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर। अब जैसा कि अगर मैं 2.303 को कॉमन ले लूँ या मैं उस माइनस की मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूँ प्रोडक्ट साइड वाली, तो क्या आंसर आएगा बेटा आपका माइनस 2.303 लोग ए प्लस 2.303 लोग ए नोट इज इक्वल टू के टी। क्लियर। अब आप क्या करें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, 2.303 लोग ए नोट माइनस 2.303 लोग ए इज इक्वल टू के टी। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 2.303 को तो ले लो बेटा कॉमन, लोग ए नोट माइनस लोग ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया लोग एम माइनस लोग एन। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, लोग एम माइनस लोग एन का फार्मूला होता है लोग एम बाई एन। क्लियर। तो क्या मैं इस वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, 2.303 लोग ए नोट बाई ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो हमें के निकालना है, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम आपका नीचे आ जाएगा और लोग ए नोट बाई ए, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। ओके स्टूडेंट, इस पर न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है, अभी हम इसकी फर्स्ट ऑर्डर की ही आपकी हाफ लाइफ निकालेंगे। एक बार इसका पूरे एक्सप्रेशन का आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और दोबारा से चेकआउट करें जिसको समझ में नहीं आया हो। तो के की वैल्यू, इस वैल्यू से हम निकालेंगे अब इसकी हाफ लाइफ रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या एक्सप्रेशन निकला था अभी हमारा, 2.303 डिवाइड बाई टी लोग ए नोट बाई ए। क्लियर। अब इसमें हमें फिर से वही हाफ लाइफ निकालनी है, तो टी को क्या लेंगे बेटा, टी हाफ, और ए को क्या लूँगा मैं, ए नोट बाई 2, क्योंकि हाफ लाइफ लेनी है तो फाइनल तो पहुँची नहीं, तो फाइनल की जगह ही हमें आधी लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब इसके बाद क्या बेटा आपका के इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो भाई, डिवाइड बाई टी ऑफ लोग ए नोट डिवाइड बाई ए नोट बाई 2। क्लियर। अब ये ए नोट बाई 2 पर चला जाएगा 2.303, और ये टी ऑफ में इधर ले जाऊं और आपका के इधर नीचे आ गया, लोग 2 ए नोट बाई ए नोट, ए नोट से ए नोट कट गया,
log 2 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 2.303 डिवाइड बाई के, log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010। ठीक है, जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो फार्मूला क्या निकल के आया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये आपकी हाफ लाइफ रहेगी भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो इस वीडियो में इतना ही। दोबारा से आप इस वीडियो को चेक करें, सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक तरह से हमारा 50% चैप्टर हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा बेटा आपका। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम कौन सी टाइप की रिएक्शंस को इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रेट, एवरेज रेट निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। तीसरा हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ी। चौथा मैंने आपको फैक्टर बताया, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ के, मतलब रेट लो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रेट लो में रेट कांस्टेंट क्या होता है, फिर उसकी रेट कांस्टेंट की हमने यूनिट बताई। सेवंथ मैंने आपको क्या बताया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका आपका एक्सप्रेशन विद हाफ लाइफ। फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके एक्सप्रेशन विद हाफ लाइफ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।